नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने 384 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। कहा कि विपक्ष बताए कि वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन प्रदेश और देश में बेची गई। ये जमीन गरीब की थी, कमजोर की थी, जिस पर गरीबों को पट्टा दिया जा सकता था। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस जमीनों को कब्जा करवाकर बेच दिया और कुछ चुनिंदा लोगों ने उसका वारा न्यारा कर दिया है। इस पर कांग्रेस और सपा एक बार भी नहीं बोली है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। और वहीं देखिए, कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने राम मंदिर, अयोध्या और आस्था के मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। सीएम ने आरोप लगाया कि जो दल पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वे अब आस्था की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक विरासत और विकास कार्यों को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी,
जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। और वहीं देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े दान गबन मामले को लेकर आज की खबर ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर जुड़े हर कर्मी का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। अब आज की खबर से खास बात में उन्होंने ये भी कहा कि एसबीआई का दोष नहीं लगता, फिर भी इसकी समीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा चंपत राय ने स्वयं इस्तीफा दिया है। सुनिए आगे क्या कुछ कहा है। हमारे साथ राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज हमसे जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, हम आपसे पहला सवाल हमारा रहेगा, एसबीआई के कर्मचारी इसमें संलिप्त थे, क्या एसबीआई के साथ आपका करार बंद हो जाएगा या एसबीआई के साथ आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? ऐसा है, देखो एसबीआई वालों ने भी जानबूझ करके ये किया होगा, ऐसा मुझे नहीं कहना है। उनसे भी गलती हुई है, इसलिए हमारा करार उनके साथ का पूरा हो जाएगा, ऐसा हम आज तो नहीं कह सकते हैं। सारे ट्रस्टी मिलकर के इसका जो विचार करेंगे वैसे होगा। चंपत राय जब एसआईटी की रिपोर्ट और आप लोगों के द्वारा समीक्षा में निर्दोष पाए गए तो क्यों उनको हटाया गया, या क्या वो भविष्य में फिर आ सकते हैं, या उनका क्या रोल रहेगा? उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने त्यागपत्र स्वेच्छा से नैतिक आधार पर दिया, ये उनका बड़प्पन है और उस त्यागपत्र को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य था, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया गया। महाराज जी, क्या सीईओ की जिम्मेदारी आपके यहाँ दी जाएगी और सीईओ जो रखा जाए वो किस लेवल का बंदा होगा? क्या वो प्रशासनिक कोई अधिकारी होगा? इसके लिए हम लोगों ने 3 बड़े श्रेष्ठ अनुभवी लोगों की कमेटी बनाई है। उसमें निवृत्त न्यायाधीश है, निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है और हमारे शिरडी के 10 वर्षों तक सारा कारोबार संभालने वाले सुरेश जी हावरे हैं। ये लोग मिलकर के और इंटरव्यूज लेंगे अलग अलग प्रकार के लोगों के, और उन इंटरव्यूज में से 3 लोगों का चयन करके हम लोगों को बताएंगे। उन 3 में से हम लोग एक का चयन करेंगे। महाराज जी, ये पूरा प्रोफेशनल पद्धति से होगा। महाराज जी, जो लोग सिफारिश पे रखे गए हैं, क्या उनकी भी समीक्षा की जाएगी, उनको भी हटाया जाएगा? इस तरह की क्या छटनी हो सकती है, या इस तरीके से वास करने की प्रयास किया जाएगा ट्रस्ट में जो लोग अभी भी अंदर ऐसे हैं जो सिफारिश पे आए हुए हैं? व्यक्तिगत मेरा मत ऐसा है कि राम मंदिर के परिसर में काम करने वाले हर व्यक्ति की एक बार पुनः समीक्षा होनी चाहिए और उनकी पुनर्नियुक्ति का तरीका अपनाया जाना चाहिए। कम से कम इन सब लोगों का बैकग्राउंड क्या क्या है और उनकी योग्यता कितनी है, इसको जान करके पुनः उनको उस काम पर रखना चाहिए। महाराज जी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। महाराज जी, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जो व्यवस्थाएं थी क्या वो पूर्णतः बदल दी गई है? जो चंदा गिनने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी आपके यहाँ, उनमें सख्ती लाई गई है, उनमें शुद्धता लाई गई है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हम उसमें पूरी यांत्रिकता लाने वाले हैं। इस प्रकार के मशीन्स भी आ गए हैं कि जिनमें सीधा वो जाकर के उसका गिनती भी हो जाती है और उसके लिए बहुत थोड़े लोगों की आवश्यकता शेष रह जाती है। उसको अधिक मैकेनिकल बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ गोविंद देवगिरी जी जुड़े हुए थे जो हमारे विभिन्न सवालों का बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अयोध्या से आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी। और वहीं देखिए, अयोध्या राम मंदिर मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। आइए आपको हम वो भी सुनवा देते हैं। मैं ट्रस्टी चंपत राय की तरफ से कोई गलती नहीं पाई, यानी उनके इस्तीफा कारण से सब मानने के तैयार हो गए। तो उस समय चंपत राय द्वारा सभी लोग
मैं उस समय चंपत राय भी नहीं थे, अन्य समय थे, गोपाल थे, लेकिन मौजूदा समय वहाँ नहीं थे जो मीटिंग थी। चंपत राय की कोई गलती नहीं मिली, हम कहे कि इनको रख लिया जाए, लेकिन जन्मभूमि जो मुकदमा देखने वाले वकील थे, उनके पास फोन आया कि जिसे वो लिखित दे दिए हैं उसको मान लेना चाहिए। तो ट्रस्टी लोग कहे भाई हम लोग तो मान रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट से है कि अगर मान दे दिए हैं तो उसको मानना चाहिए, इसीलिए सबको मानना पड़ा। ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मेरे मन में ये विश्वास भर दिया कि इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? कोषाध्यक्ष, जहां कोष में हेरा फेरी, गड़बड़ी और रिकवरी तक हो, कोषाध्यक्ष रो रहा है किसके लिए? चंपत राय के लिए, जिसके खिलाफ सारे सबूत, सारे तथ्य हैं। तो ये कह रहा कि वो तो त्यागपत्र, पराशर जी ने बताया कि त्यागपत्र देने के बाद वापस नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी नीयत और नीयत थी कि पब्लिक को दिखाओ कि इस्तीफा दिया और उसे स्वीकार न करो। तो इनसे क्या आप भरोसा कर सकते हैं? न, मुझे भरोसा है तो भगवान राम पर, मुझे भरोसा है तो भगवान राम को मानने वालों पर। और अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां के डोडा जिले में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। ठाठरी के ऊपरी इलाके में कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कीचड़, पत्थर और मलबा शहर की ओर बहकर आ गया है। इससे कई रिहायशी और व्यवसायिक इमारतों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो वहीं प्रशासनिक टीमें हालात का जायजा लेकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बीती रात को काफी हैवी बारिश रही थी। रात को लगभग 12 बजे से बारिश शुरू हुई थी। तो 1:30 से 2 के बीच में 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, ये जहां हम अभी खड़े हैं, ये जामा मस्जिद पॉइंट है ठाठरी में। तो उसके साथ में थोड़े से दूरी की बात हमारा आता है, आर्मी गेट बोलते हैं उसे, वहां पे इन दोनों लोकेशंस में अपर रीचेस में मोस्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट की वजह से हैवी वॉल्यूम में जो डेब्रिस, बोल्डर्स वगैरह है, तो वो सारा मलबा जो हमारे ठाठरी मार्केट में, ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पूरा मलबा फैला हुआ है। अलग लोगों के घरों में, घर भी डैमेज हुए हैं, उसमें घरों में पानी गया हुआ है, स्लश, मडी वाटर सारा गया हुआ है। तो जो जितना हमने अभी मौका किया था उसके हिसाब से हमारे 10 घर जो हैं सिवियरली डैमेज कैटेगरी में आ रहे हैं और लगभग 25 दुकानें जो है काफी उनको नुकसान हुआ है। ये मोटे तौर पर जो हमने अभी एसेस किया। तो बाकी की एग्जाम जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, छानबीन जांच चल रही है, जो भी होगा डिटेल्स हम लोगों से अब जैसा आप देख सकते हैं कि अभी हमने रेस्टोरेशन वर्क भी यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो कोशिश है कि शाम तक थोड़ा सा हम लाइट ट्रैफिक जो है वो चालू भी कर पाएंगे। वजह यह है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको आज से पहले 3 महीने बजरिया रेजोल्यूशन ठाठरी आवाम ने कई दफा दिया डिप्टी कमिश्नर को, जिसका सबूत हमारे पास है। लास्ट एप्लीकेशन में हमने 18/6 को डिप्टी कमिश्नर डोडा को दी कि यहाँ पे पीएमजेएसवाई ने जो 2 रोडें उठाई हैं, बडानू से होकर डबराना वाया छिबा जाती है, दूसरी जो है लोपा जा रही है, इसका जो जितना भी मक है, जो कंट्रैक्टर जो है वाटर बॉडी में बेतहाशा मलबा फेंक रहा है, जो कि कानूनी जुर्म है। इसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। और डिप्टी कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने एसडीएम को और पीएमजेएसवाई डिवीजन के एक्सीन को लिखा और एक्सीन का कहना है कि हम क्या सर पे उठाकर मलबा लेंगे। और वहीं देखिए, मुंबई के गोराई मनोरी तट के पास एक विदेशी कार्गो जहाज के फंसने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। 5 जुलाई को खराब मौसम और समुद्र में उठी ऊंची लहरों के कारण जहाज का लंगर टूट गया और वो तट के करीब पहुंच गया। घटना अक्सा बीच के नजदीक होने के कारण पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल, स्थानीय पुलिस और आईएनएस हमला की टीम मौके पर पहुंच गई। बता दें, अधिकारियों ने जहाज की स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा के लिहाज से समन्वय अभियान भी शुरू किया। फिलहाल पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद केलो नदी उफान पर है। बता दें कैचमेंट एरिया में तेज बारिश से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर प्रशासन को 4 गेट खोलने पड़े हैं। केलो प्रोजेक्ट के अधिकारियों का यह कहना है कि फिलहाल जलस्तर नियंत्रण में है। हालांकि लगातार बारिश को देखते हुए जरूरत पड़ने पर और गेट भी खोले जा सकते हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों और आवागमन करने वालों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के बहाव से उचित दूरी बनाए रखने और मौसम संबंधित चेतावनियों का पालन करने को भी कहा है। काफी पानी गिरा है, इस वजह से केलो डैम में भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लग गया था। तो कल शाम 6 बजे से गेट ओपन करने का प्रोसेस चालू किया गया। तो 6 बजे एक गेट खोले गए, फिर 8 बजे 2 और गेट खोले गए और फिर रात के 12 बजे एक गेट और खोला गया। कुल मिला के अभी 4 गेट खुले हुए हैं। अब जलस्तर अभी लगभग जो है नियंत्रण में है। अमृतसर में बिजनेसमैन से फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनकर हमला करने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक कारोबारी से फिरौती मांगने और उसकी दुकान के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। कमिश्नर ने यह बताया है कि पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उससे गिरफ्तार किया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। उस बाद को फायरिंग भी की गई ਉਹਦੇ दुकान वगैरह के बाहर, पर उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट नहीं लिखाई। ਅਸੀਂ अपने ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। स्पेशली डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदरपाल जी के अंडर सारी टीम बनाई गई। श्री विनेला जी साडे डीसीपी सिटी 2, गगन साडे एसीपी नॉर्थ और इंस्पेक्टर गुरप्रीत और मोलकदीप साडे इंस्पेक्टर सीआईए बड़ी मेहनत की इस केस दे विच, क्योंकि हरेक चीज़ नूं सीरियसली लिया जाता, चाहे उस तरह का भी क्राइम होवे। इहदे च 2 जिहड़े शूटर ने वो अरेस्ट किए गए हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में 3 ट्रकों और एक ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे के बाद एक ट्रक में आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दुर्घटना में 2 चालकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य चालक घायल हुए हैं। घायल चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ ही राहत कार्य भी शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। देखिए, रायबरेली को प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय मिलने जा रहा है। हरचंदपुर स्थित पडेरा कृषि फार्म में संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने 22 हेक्टेयर भूमि पर महाविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि पूरे प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। इस संस्थान से छात्रों को उद्यानिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध और आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस फैसले के लिए सीएम योगी का आभार जताते हुए इसे रायबरेली के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। चलिए सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां के बारुईपुर में छात्रों की हत्या के बाद मृतक का परिवार एसपी ऑफिस के लिए निकला है। बता दें, वहीं दूसरी ओर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेताओं का बारुईपुर पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसी क्रम में टीएमसी नेता ऋतुव्रत बनर्जी भी बारुईपुर गए। अब आपको ये बता दें, एक फुटबॉल मैच के विवाद के बाद 17 साल के छात्र प्रसेनजीत विश्वास की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि 3 युवकों ने विश्वास और उसके दोस्त को बुलाकर हमला किया, जिसमें प्रसेनजीत की मौत हो गई और उसका दोस्त घायल हुआ है। और अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पुलिस और एक कुख्यात आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। गोलीबारी और रंगदारी के मामलों का मुख्य आरोपी पवन पहलवान पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का यह कहना है कि आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो कई मामलों में वांछित भी था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
देखिए, मैनपुरी में परखेत में मेड़ को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान सैफई पीजीआई में दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक वो अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? मामला ये है कि यहाँ ठाकुर समाज के लोगों ने घर में घुस करके जाकर के दलित समाज के लोगों पर जानलेवा हमला किया, माताओं बहनों को मारा और इतना मारा कि मारते मारते उन्हें लहू लोहान कर दिया, जिसके संबंध में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की। एसएचओ ने उनको भगा दिया और भगाने के साथ ठाकुर समाज के लोगों से बोला कि जाओ इन्हें और मारो जाके जब तक ये मर ना जाए। इतना होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार डरा हुआ था। ये लोग अपना इलाज कराने के लिए जिला चिकित्सालय गए। वहां पर जब डॉक्टर्स ने देखा कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो विकास को सैफई के लिए रेफर कर दिया और सैफई उपचार के दौरान विकास की मृत्यु हो गई। सर, कटिया डालने के ऊपर विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद जब हमारे घर परिवार के लोगों ने मना किया कि कटिया मत डालो, तो इन लोगों ने जबरदस्ती घर जाकर उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की और घर में से निकाल कर घर की वो हालत कर दी है कि घर में रहने लायक नहीं रखा। ये जो ठाकुर हैं, धम्पू, बबलू, लड्डू गोपाल, सुरेश, अंकुर जी, थाने में शिकायत की। थाने में जो मनीष त्यागी जी हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं ली। अब अवनीश त्यागी जी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने बोला कि तुम झूठी बात कह रहे हो, झूठी बफुआ है, अपना तुम ले जाओ, इलाज कराओ जाकर। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।